Okay ji, so today we are going to discuss transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो है वो ऑर्गेनिक भी कवर कर ली है और एनएमआर भी हो गया है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री भी वी हैव डन, क्रोमेटोग्राफी भी वी हैव डन, फिर हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। तो उसमें मैं आपको फिर यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि द फर्स्ट वन इज़, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में एनर्जेटिक्स भी वाइंड अप किया है, देन एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सबसे पहली बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, थोड़ा बहुत इंट्रो आपने इसका ओ में भी लिया था। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली ये ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, सेंट्रल पार्ट है ये पीरियोडिक टेबल का, और बेसिकली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड जो होता है वो डी पर होता है। बात समझ आ रही है? तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, if you write electronic configuration for sodium, so सोडियम का प्रोटॉन नंबर इज़ 11। तो जब आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सो ये क्या आएगी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो नोट करें कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो इसलिए मैं सोडियम को क्या कहूँगा कि ये क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं एक एलिमेंट की आपको एग्जांपल दे दूं। लेट्स सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर है 12। जब इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, तो अब आप नोट करें कि ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है पीरियड नंबर, और ये जो पावर है ये आपको बता रही है ग्रुप नंबर, और ये जो है ये आपको बता रहा है कि ये कौन से ब्लॉक में है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर उसका ग्रुप भी बता सकते हैं, उसका पीरियड भी बता सकते हैं, और उसका ब्लॉक भी बता सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं इन्हें क्या कह रहा हूँ कि दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो 3D सीरीज़ में हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो 3D सीरीज़ डिस्कस करेंगे। 3D सीरीज़ बोले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, हम ये डिस्कस करेंगे 21 to 30। ओके, सो इनको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के बिटवीन है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है। सो दोज एलिमेंट्स whose valence electron या outer electron is in d orbital are called d block elements। सिंपल। सो 3D सीरीज में हम आ जाते हैं कुछ इस तरह के एलिमेंट्स में। सो वी हैव टू डिस्कस दिस। ओके, मैंने क्या किया बेटा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी स्कैंडियम की, जिसका प्रोटॉन नंबर 21 है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दाऊद पब्लिक स्कूल, बस यहाँ तक बहुत होता है यार, पूरा हो जाता है वैसे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो ये देखो ज़रा, ये थर्ड पीरियड है। ओके, और फोर्थ पीरियड है, क्योंकि ये 4s पे होता है। फिर आगे इस बात को मैं आगे बताऊंगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल मैं जो है ना वो आपको स्क्रैच से लेकर चलूँगा। सो अभी के लिए इतना आप सुन लो कि ये डी ब्लॉक है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन का एंड डी पर हो रहा है। ओके अच्छा, सो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन अब आपको करना क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
यानी कि 21 से लेकर 30 तक आपको करनी है। जैसे मैंने स्कैंडियम की कर ली, ऐसे ही आप टाइटेनियम की कर लो, ऐसे ही आप वैनेडियम की कर लो, ऐसे ही आप क्रोमियम की कर लो, मैंगनीज़ की कर लो, इन सब की। अच्छा, जब आप इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, जब आप इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करोगे सो इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होंगी जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। ये बात आपने एएस में भी पढ़ी थी। वो कौन कौन थे? एक क्रोमियम था और एक कॉपर था। ओके, एक क्रोमियम था और एक कॉपर था, राइट? ओके, सो लेट्स सपोज मैंने क्रोमियम का आपको बताया कि यार क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर जो है वो 24 होता है। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसकी, आपने कहा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। लेकिन मसला ये है कि हमने जब आपको एएस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते हुए जो हम ट्रेंड्स भी डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, सो उसमें हमने आपको बताई थी एक बात कि बेटा वो ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं जो या तो फुलफिल्ड हो या तो वो हाफ फिल्ड हो, या तो वो फुलफिल्ड हो या तो वो हाफ फिल्ड हो। तो अब जो D4 आ रहा है क्रोमियम के एंड में, ये तो ना 1 में है और ना 2 में है। क्या कहते हो? बिल्कुल बीच में अटक गया ये तो ये है अनस्टेबल। दिस इज द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल विच इज अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और खुद करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्रोमियम जो एग्जिस्ट करता है वो करता ही अपनी स्टेबल फॉर्म में है। तो वो क्या होगा, 4s2 उसको इलेक्ट्रॉन जो है ना वो देगा और उसको स्टेबलाइज कर देगा, यानी इंटू 3d5 एंड 4s1। मज़े की बात यह है कि s इलेक्ट्रॉन देकर भी स्टेबल हुआ है, क्योंकि 4s1 इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है। तो क्या सर हर केस में ऐसा होगा? अगर हर केस में ये पॉसिबिलिटी बन रही है तो बिल्कुल ऐसा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बाद अगर वो दोनों स्टेबल बन रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं तो आप कहोगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो क्रोमियम के केस में ऐसा हो रहा है, क्रोमियम के केस में ऐसा हो रहा है। सर हमें कैसे पता लगेगा? सर हमें कैसे पता लगेगा? ये पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ 2 ही केसेज है जो हमने आपको बता दिए हैं। दूसरी बात ये है, तुम उस टाइम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होगे तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि यार फुलफिल्ड ऑर्बिटल कौन है और हाफ फिल्ड कौन है। भाई पी में 6 आते हैं, या तो 6 वाला स्टेबल होगा या 3 वाला स्टेबल होगा। भाई एस में 2 आते हैं, या तो 2 वाला स्टेबल है या 1 वाला स्टेबल है, यानी हाफ या फुल, हाफ या फुल, हाफ या फुल। भाई डी में 10 आते हैं, या तो 10 हो या फिर 5 हो। ये दोनों चीज़ें स्टेबल हैं, या 10 हो या 5 हो, ये बात याद रखिएगा। सो ये ना 10 है ना 5 है, ये 4 है। सो दैट्स वाई दिस इज अनस्टेबल। तो इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके हो गया, डन हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। सो कॉपर पे आ जाओ जरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। सही है। तो अब ये फिर पंचायत आ गई 3d9 और 4s2। सो अब 3d9 या तो 10 हो पूरे या फिर 5 हो, ताकि 10 हो तो फुल फील्ड वाली कंडीशन आ जाए और 5 हो तो हाफ फील्ड वाली आ जाए। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, दे आर partially filled and partially filled orbitals are unstable. ओके, तो कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन? कौन करेगा इसे बैलेंस? ऑब्वियसली पड़ोसी करेगा ना। तो ये पड़ोसी ने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबलाइज हो गए। सिंपल, सही है जी। ओके हो गया। अच्छा, अब मसला ये है भाई मेरे कि हम पता है क्या करते हैं, 4s ऑर्बिटल को बाद में लिखते हैं और 3d ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं। अच्छा, वैसे जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है ना वो कुछ मतलब कि ऐसी नहीं है जैसे हमने आपको टेबल बनवाया था ना, एक कौन सा वाला, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10 और फिर सो ऑन। ये टेबल जो है ओके, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो था, नाम से मैं खैर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा बेटा। ये जो हम ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं ना इन इंक्रीजिंग एनर्जी करते हैं, तो इसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है
फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, ज़्यादा 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 होते होते एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा देखो, टेक्निकली तो ये बिल्कुल सही अरेंज हुआ है, मतलब कि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जा रहा है। लेकिन बेटा याद रखिएगा मेरी बात, सही है? अच्छा, इसमें क्या है, जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं किसमें, इसमें, जब इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं ना आपने इसमें, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद एनर्जी का डिफरेंस आ गया। असल में होता ये है कि जो 4s और 3d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी का जो गैप है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, यानी समझ लो कि ये गैप है, समझ लो कि ये गैप है, बहुत कम गैप है इन दोनों की एनर्जी का, बहुत कम गैप है इन दोनों की एनर्जी का। तो अब होगा क्या कि जब आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो अब पता है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन शुरू हो जाएगी इसके और इसके बिटवीन, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन शुरू हो जाएगी। ये 4s है और ये 3d है। तो अब होगा क्या कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास ये एक बड़ा मैग्नेट है और ये एक छोटा सा मैग्नेट है, चुन्ना सा, अब आप इन दोनों को अगर एक दूसरे के आमने सामने रख दोगे तो ये जो बड़ा मैग्नेट है इसकी रिपल्जन इसको बहुत ज़्यादा बैडली हिट करेगी और ये जाके कहीं दूर हो जाएगा, फ़ौरन से दूर हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ये आपके पास एक बड़ा मैग्नेट है, ओके, और ये आपके पास एक छोटा मैग्नेट है। भाई जब आप इस बड़े मैग्नेट को इस छोटे के पास लाओगे, तो जब ये ऐसे करके इसको, ऑब्वियस बात है कि इस बहुत ज़्यादा रिपल्जन होगी क्योंकि पावरफुल मैग्नेट है ये, तो ये जो छोटा मैग्नेट है ना ये आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जब इसने इसको हिट किया नीचे आकर, इसने इसको हिट किया नीचे आकर, यानी कि रिपल्जन हुई जब दोनों के बिटवीन, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिपल्जन जो 4s ऑर्बिटल था ना आपका, वो हायर एनर्जी पे चला गया, क्योंकि गैप इतना कम है इन दोनों के बिटवीन, एनर्जी का गैप बहुत कम है, बहुत कम गैप है एनर्जी का, तो इसलिए 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो गई। बात समझ रहे हो भाई? लेट्स सपोज आप पावरफुल हैं और आपने क्या किया, आपको गुस्सा आया, आपने किसी बच्चे को सही रख के जो है वो थप्पड़ मार दिया ज़ोर का। अब हुआ क्या कि वो बच्चा फुल एक्साइटेड एनर्जी पे चला जाएगा, फुल कर तो नहीं सकता कुछ तुम्हारा, लेकिन बहुत गुस्सा आएगा उसको, भाई इसने मारा क्यों मुझे। आपने मतलब आप सपोज कर रहे हो कि आप जो थप्पड़ मार रहे हो आप उसे रिपेल कर रहे हो, और रिपल्जन की वजह से आप उसको एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जा रहे हो। तो ये 3D ने 4s के मुंह पे थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ मारने की वजह से 4s को गुस्सा आ गया। जब 4s को गुस्सा आया तो 4s हाई एनर्जी पे चला गया, और हमेशा रहता भी ऐसे ही है ये। इसलिए आप रेकमेंडेड ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, तो 4s को बाद में लिखा करो, 3D को पहले लिखा करो। तो आपको मार्किंग स्कीम में भी ऐसे ही मिलेगा, तो मैं आपको उसका बता रहा हूँ कि परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका ऑर्डर ही यही होता है। ओके, सही हो गया, डन हो गया, टाइट है, आगे चलें। ओके जी, तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना, ओके, 21 से लेकर 30 तक, राइट हो गया जी। तो अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। हमारा असल काम क्या है कि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं, ओके जी, सही है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर आयोनिक स्टेट। यानी मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि हमने जो 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट डिस्कस किए हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो सर चैप्टर का नाम तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि हम बेसिकली आपको ग्राउंड से लेकर जा रहे हैं ना ऊपर, बात समझ रहे हो? ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वो हैं जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहा है, चलो सही है, वो तो बात आपकी बिल्कुल।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी वही हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स सपोज अब आयरन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दो हैं, एक आयरन 2 है और एक आयरन 3 है। वैसे मोस्ट कॉमन 2 ही होती है, शायद ऐसे ही है। ओके, अच्छा, अब आपको सिर्फ ये करना है कि ये आयरन है सिंपल जिसका प्रोटॉन नंबर 26 है, और ये आयरन 2 है जिसका प्रोटॉन नंबर 26 है लेकिन इस पे 2+ का चार्ज है। ओके जी, अब आपने किया ये कि नॉर्मल आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s सॉरी क्या आएगा 3d6 4s2 3d6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है आयरन की। ओके, और आयरन जो 2 वाला है, यानी कि जो ये वाला आयरन है, इसका क्या सीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p6 3p6 3d6 3p6 3d6 4s0, इलेक्ट्रॉन चला गया 0 से, यानी कि s से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 0 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब अगर आप नोट करो 3d के टोटल 5 सब शेल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अभी डी में। तो मेरे भाई ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। सो दैट्स वाई आयरन इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उसकी आयोनिक स्टेट में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम को चेक कर लो आप, स्कैंडियम का चार्ज कॉमन चार्ज 3+ होता है। देखो ज़रा, पहले आपने नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर आपने 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से चला गया, तो क्या बचा 3d0 4s0। अरे ये क्या, 3d में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। आयोनिक स्टेट में स्कैंडियम के पास उसके d ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं अनपेयर्ड का लफ्ज़ क्यों यूज़ करूं भाई। ओके, तो इसलिए स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिंस 3d हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंस 3d हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्कैंडियम इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। टाइटेनियम चेक कर लो, टाइटेनियम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गॉन का मतलब टोटल 18 यहाँ आ गया, और 18 + 2 यहाँ आ गया 20 + 2 यहाँ आ गया 22 हो गया। अब इस पे 2+ चार्ज है, जनरल चार्ज इसका कॉमन चार्ज 2+ है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया 4s2 से, तो 3d2 तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखूंगा तो मुझे नज़र आएगा कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस तरह से आप हर एलिमेंट को चेक कर सकते हो कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। सही है जी, तो उसके पास क्या होगा, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होगा। वैनेडियम चेक कर लो, मैंने देखो ये सारे किए हैं, आयरन है, कॉपर है, हाँ जिंक भी देख लो ज़रा। एक जिंक का प्रोटॉन नंबर 30 था, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन मतलब 18 और फिर 10 28 और +2 30 हो गया टोटल। अब कॉमन चार्ज जिंक का +2 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 4s2 से, 4s0 बचा, लेकिन 3d10 है अभी भी। अब 3d10 को ज़रा ड्रॉ करो इलेक्ट्रॉन्स को इनके सब शेल्स में, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो इसकी आयोनिक स्टेट में डी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है। तो जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इस 3D सीरीज़ में यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, प्रोटॉन नंबर 21 to 30। इसमें इस पूरी सीरीज़ में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, एक स्कैंडियम है और एक जिंक है। तो ना स्कैंडियम ट्रांजिशन है और ना जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सही है।
तो अब इनके ना होने से क्या होगा, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे।